आज हम लोग देखिए पढ़ ले रहे हैं एडवांटेज ऑफ मनी। एडवांटेज ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का गुण, उसको आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मतलब हो गया कि मुद्रा के महत्व। गुण बोलिए, महत्व बोलिए, एडवांटेज बोलिए, इम्पोर्टेंस बोलिए, सबका आंसर एक ही आता है। यहाँ पर एक गुड वर्ड, मॉर्निंग सर। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कि मुद्रा जो है, मनी जो है, जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, वर्तमान में जो हमारे पास मॉडर्न इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं हमारे पास, उस परिस्थितियों के अनुसार से प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि धुरी क्या होता है। आप कल्पना कीजिए कि एक जीरो पॉइंट है, एक पॉइंट है, जमीन के सरफेस पर एक पॉइंट खींच लीजिए और उस पॉइंट को खींचकर उसके चारों ओर आप गोल गोल घूमिए। तो चारों ओर जैसे आप झंडा फहराते हैं तो देखते हैं कि बीच में झंडा का पाइप लगा हुआ रहता है और उसके चारों ओर गोल गोल सीमेंटेड बना हुआ रहता है और उसके चारों ओर लोग खड़े रहते हैं। तो सेंटर पॉइंट कौन होता है? वो झंडा का जो पाइप होता है वो सेंटर पॉइंट होता है और उसके चारों ओर लोग खड़े होते हैं। यानी कि सबसे वैल्यूएबल कौन होता है? वो झंडा का पाइप और झंडे के पाइप के ऊपर लगा हुआ झंडा सबसे वैल्यूएबल चीज होता है। तभी ना उसके नीचे और उसके अगल बगल में लोग खड़े होते हैं। तो उसी को कहते हैं धुरी। यानी कि वो एक बीच है। मनी जो है आज के मॉडर्न इकोनॉमिक सिचुएशन में सबसे बीच का सेंटर पॉइंट है और उस बीच के सेंटर पॉइंट में सारा का सारा इकोनॉमिक साइंस जो है वो घूम रहा है। घूम रहा, तो यहाँ पर दो वर्ड का प्रयोग करना जरूरी होगा कि घूम रहा का तात्पर्य क्या होता है। जैसे साइंस के क्षेत्र में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई आविष्कार हुआ है, इनोवेशन हुआ है आज के जमाने में या पहले के जमाने में, तो वो है पहिया। जो गोल गोल पहिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल पहिया का आविष्कार नहीं होता तो धरती में शायद बहुत कुछ इनोवेशन नहीं हो पाता। चाहे आप साइकिल का चक्का देखिए, चाहे बैलगाड़ी का चक्का, पहले तो सबसे पहले बैलगाड़ी का चक्का से ही गोल पहिया बना था। तो बैलगाड़ी का चक्का देखिए, साइकिल का चक्का देखिए, ट्रेन का चक्का देखिए, बस का चक्का देखिए, जितना भी मूवेबल आइटम है सब में चक्का है। इवन कि सबसे पहले जो धातु मुद्रा भी बना था तो वो धातु मुद्रा भी उसी तरीके से गोल पहिया की तरह बना था। वो भी गोल था, उसी तरीके से पहिया की तरह था। तो ये कहता है कि जितना भी मॉडर्न इकोनॉमिक सिचुएशन है वो किसके ओर घूम रहा है? तो वो एक और एक, सिर्फ एक ही चीज की ओर घूम रहा है, दैट इज मनी। यानी मनी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और ये लगातार विकास ही करता जा रहा है। मनी के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। आप 2 दिन पहले देखे होंगे कि भारत की वित्त मंत्री, नाम जानते हैं भारत के वित्त मंत्री का? किन्हीं को पता है भारत के वित्त मंत्री का नाम है? जो स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, निर्मला सीतारमन। हाँ ठीक है, निर्मला सीतारमन सही नाम है। निर्मला सीतारमन जी ने एक डिजिटल करेंसी की भी बात की है। आप देखे होंगे कि उसने इतना इंपॉर्टेंस मनी को दिया है कि दो चीज उसने, एक एजुकेशन के क्षेत्र में डिजिटल की बात की है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, 200 फ्री चैनल होंगे जिसमें स्टूडेंट की पढ़ाई अगर छूट गई है तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके साथ में उसने डिजिटल करेंसी की बात की है कि रिजर्व बैंक आने वाले समय में डिजिटल करेंसी तैयार करेगा। जिस तरह के आप क्रिप्टो करेंसी देख रहे हैं जो विदेश की करेंसी है, जिसको लीगल भारत ने नहीं माना, उसी तरीके से मिलता जुलता भारत में एक डिजिटल करेंसी तैयार करने का बात चल रहा है। तो अगर साइंस के क्षेत्र में देखें तो साइंस के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन जो हुआ था, वो इनोवेशन क्या था? वो था गोल पहिया। गोल पहिया जो था वो साइंस के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन माना गया था। अगर गोल पहिया नहीं होता तो साइंस इतना तरक्की नहीं करता। ट्रेडिशनल युग में अगर इंपॉर्टेंट इनोवेशन आया था तो वो था फायर, अग्नि। अग्नि को भी इंपॉर्टेंट इनोवेशन माना गया था। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट इनोवेशन है पब्लिक का वोट। पब्लिक एक एक वोट के लिए राजनीति पार्टी क्या से क्या कर सकती है, उसका अनुमान आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आता होगा। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन हो, चाहे साइंस का सिचुएशन हो, चाहे मॉडर्न सिचुएशन हो, चाहे ट्रेडिशनल सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, उस सब के पीछे अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है मनी। अगर हम जिंदा भी लेते हैं तो पैसे के द्वारा ही जिंदा लेते हैं, अगर बढ़िया से मरना भी है तो बढ़िया से मरने के लिए भी पैसे की ही जरूरत है, नहीं तो तड़प तड़प के लोग मर जाते हैं।
तो हम लोग आते हैं एक एक करके कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मनी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस बोला है कि बेसिस ऑफ मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी, बेसिस ऑफ मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी, यानी कि जो वर्तमान यानी आधुनिक जो बाजार है उसका ये आधार है। मनी ही एक ऐसा चीज है जिसके चलते इतना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है मनी। 5 चीजें बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पांचों चीज एम से ही बनता है, मालूम है? एम फॉर मनी, एम फॉर मैन, एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मार्केट। मालूम है ये चीज? पढ़े हैं कहीं पर आप लोग? एम का इंपॉर्टेंस कितना है? एम फॉर मनी, एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मैन, एम फॉर मार्केट। तो ये सारे एम एम से, हाँ, ये सारे एम का ही प्रयोग है कि जिसके चलते इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ता है। लेकिन उस सब के परचेजिंग के लिए भी मनुष्य को खरीदना है, यानी उसके सर्विस को खरीदना है, मार्केट को खरीदना है, मटेरियल को खरीदना है। तो सब कुछ खरीदने के लिए आपको मनी की ही जरूरत पड़ेगी। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्री पहले तो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए ना। उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में और फिनिश्ड गुड्स को बेचते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए क्या चाहिए? फिनिश्ड गुड्स क्यों बेचते हैं? मनी के लिए बेचते हैं। फिर रिटेलर परचेज करता है, रिटेलर भी उसको मनी से परचेज करता है। फिर वो कंज्यूमर को बेचता है, वो मनी के लिए ही बेचता है। ये प्रक्रिया मनी के द्वारा ही चलती रहती है। अगर मनी नहीं रहे तो माल बना हुआ रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, या रॉ मटेरियल आप नहीं परचेज कर पाएंगे, या कुछ भी कहीं पर भी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा। तो मार्केट जितना ज्यादा आज के एरिया में आप देख रहे हैं कि ब्रॉड हो रहा है, बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, उसके पीछे अगर किसी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अवर मनी। सेकंड बताया है कि बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट यानी कि उधार का ये आधार है, साख का ये आधार है। हम लोग उधार नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट के रूप में हम लोग को साख वर्ड यूज करना चाहिए, और अंग्रेजी में बोलना है तो बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या है? अगर गाड़ी को चलाना है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है। उसी तरीके से अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना है तो उसके लिए मनी की जरूरत है। जितना इम्पोर्टेंस शरीर में ब्लड का है उतना इम्पोर्टेंस जिंदगी में मनी का भी है। विदाउट ब्लड हमारा शरीर नहीं चल सकता है, तो विदाउट मनी हमारा जिंदगी नहीं चल सकता, ये भी एक सच्चाई है। कुछ एक्सेप्शंस है, 99.99% लोगों के लिए मनी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, 0.01% लोगों के लिए मनी इसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। और वैसे लोग जल्दी सामाजिक परिस्थिति में गिने भी नहीं जाते हैं। आप वैसे साधु महात्मा लोग को जोड़ लीजिए जो पहाड़ की खो में रहते हैं, ध्यान मग्न मुद्रा में रहते हैं। अब वैसे लोग भी वैसे कम होते जा रहे हैं, वैसे शरीर के उतने मजबूत लोग नहीं है। जैन मुनि को आप देख लीजिए, जिनको ना कपड़ा का जरूरत है ना आवास का जरूरत है, बस यूं ही उनको पैसा का कोई जरूरत नहीं। उनके पास कपड़ा ही नहीं है तो पैसा रखेंगे कहाँ? कपड़ा रहेगा, शर्ट रहेगा, पैंट रहेगा, फुल पैंट रहेगा, तब ना उसमें पैकेट होगा, पैकेट में पैसा रहेगा। तो कपड़ा ही उनको नहीं देना। तो दे आर इन 0.01%, बट 99.99% लोगों को पैसे की जरूरत है। और शरीर के लिए जितना इम्पोर्टेंस ब्लड का है, शरीर के लिए जितना इम्पोर्टेंस मनी का भी है। जिस तरह से कोई भी गाड़ी को चलाना है, कोई भी मशीन को चलाना है, कोई भी पार्ट पुर्जा को स्मूथली रन कराना है तो उसमें ईंधन की जरूरत होती है। उसी तरीके से इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए रखने के लिए मनी की जरूरत होती है। और इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप ओनली फॉर कैश बोलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर कैश में ही चल पाएगा। इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और जब आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे लोगों के बीच में, तो क्रेडिट से और ज्यादा परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाती है। तो उस क्रेडिट परचेज को इन फ्यूचर आप पेमेंट कैसे करेंगे? तो इन फ्यूचर पेमेंट करने के लिए आपको नीड होगी क्या चीज की? कैश की नीड होगी। वो कैश इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैश हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ चेक हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के ही एग्जाम्पल्स है।
तो क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए भी मुद्रा की जरूरत है, मनी की जरूरत है। नेक्स्ट है प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल मार्केट में हर कोई चाहता है कि हम अपने देश का नाम रोशन करें। जैसे अगर आप स्टूडेंट है और रियल में अगर आप स्टूडेंट है तो आपके मन में ये इच्छा होगी कि किसी न किसी तरीके से हम कॉलेज में टॉपर करें। अगर कोई कॉलेज टॉपर की इच्छा रखता है तो उसके मन में एक इच्छा होगी कि कहीं ना कहीं हम यूनिवर्सिटी टॉपर की इच्छा रखें। और यूनिवर्सिटी टॉपर की इच्छा रखने से सिर्फ इच्छा नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, क्योंकि आपसे ज्यादा तेज भी स्टूडेंट इस धरती में बैठा हुआ है। तो अगर आपके पास विल पावर है, आप अपने आप को सुपर समझते हैं, आपकी कैपेसिटी है कि आप कॉलेज टॉपर या यूनिवर्सिटी टॉपर कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अंतरराष्ट्रीय जितने भी रिलेशन है, चाहे वो रिलेशन पॉलिटिकल एरिया में हो, चाहे वो रिलेशन कल्चरल एरिया में हो, चाहे वो रिलेशन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के एरिया में हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, जहां भी हो, वो सारे के सारे निर्भर करते हैं आपके कैश पोजीशन पर। रुपया रहेगा तो सारा देश आपको पूछेगा। कुछ दिन पहले आप अखबार में सुने होंगे कि श्रीलंका बहुत बुरी स्थिति में गुजर रहा है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा हो गया श्रीलंका का। उधार देने वाले लोग नहीं है। कुछ ऐसे देश है विश्व के, आप नक्शे में देखिएगा, भूटान है, म्यांमार जिसको, बर्मा, ये सब नाम सुने हैं। ये सब बहुत मतलब गरीब देश माना जाता है। इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका का इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका भी बहुत डेवलप नहीं कर पाया है। तो ये सब देश जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं स्टेबल कर पाए हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि इनके पास उतने पैसे नहीं है, उनके पास उतने संसाधन नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पर आप नहीं देखते होंगे कि इथोपिया जैसा कोई देश, बर्मा जैसा कोई देश, म्यांमार, भूटान जिसको हम कह रहे हैं, उसके जैसा कोई देश अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है। अगर स्टेबल कर रहा है तो कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, नाउअडेज इंडिया भी कर रहा है। तो निश्चित है कि इंटरनेशनल क्षेत्र में अगर आपको अपने आप को खड़ा करना है, आपको अपने आप को बढ़ाना है, आपको अपना इकोनॉमिक कंडीशन, आपका पॉलिटिकल कंडीशन, आपका कल्चरल कंडीशन, ये सब बढ़ाना है, तो वैसे स्थिति में उसके लिए मुद्रा की जरूरत है। एक खिलाड़ी ओलंपिक का मेडल जीत कर आता है, देखिए कितना करोड़ रुपया उसको मिलने लगता है। सिंपल एक खिलाड़ी अगर ओलंपिक का कोई मेडल जीत गया तो पैसा का भरमार हो जाता है, जो आज के कुछ वर्ष पहले तक वो अपने आप को पहचान नहीं पाया था। उसका गांव का लोग या उसका शहर का लोग उसको जानता था, हम आप उसको नहीं जानते थे। एक आध नाम बता सकते हैं ऐसा कोई नाम? नीरज चोपड़ा का कोई नाम सुना है? हेलो, यस हाँ यस सर। नीरज चोपड़ा को कितना लोग जानता था? गांव का लोग जानता होगा, उसका रिश्तेदार जानता होगा, उसका शहर का लोग जानता होगा, और नेशनल लेवल पर कहीं खेलने गया होगा तो उतना जानता होगा। लेकिन जब ओलंपिक का गेम हुआ तो ये ओलंपिक तो पूरे इंटरनेशनल लेवल का गेम था, और इस पूरे इंटरनेशनल लेवल में जब उसने गोल्ड मेडल जीता, अभिनव बिंद्रा जैसा कोई आदमी पहले जीता था, इसी तरीके से कोई ना कोई जीतता गया, तो भारत का नाम उस इंटरनेशनल मार्केट में आया कि भारत में भी प्लेयर है। खेलो इंडिया जीतो इंडिया गवर्नमेंट का एक स्कीम आप देख रहे होंगे कि खेलो इंडिया जीतो इंडिया। नीरज चोपड़ा जीतने के बाद पैसा का भरमार लग गया। कभी कोई सरकार दे रही है, कभी कोई विभाग दे रही है, कभी ओलंपिक में जीत के लाया, पैसा इतना उसके पास पहुंच गया। लेकिन एक ही चीज था, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को स्टेबल करना था, विश्व के पटल पर आपको अपने आप को दिखाना था कि हमारे में भी कैपेसिटी है, हम भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। आप लोग भी स्टूडेंट है, आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। सरिया में 2 गोल्ड मेडलिस्ट है, संजोग करें आप लोग भी तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट बन जाइए। लेकिन हाँ, यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये भी बात बताते रहे हैं। यहाँ इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, मेडल मिलेगा, लेकिन पैसा कहिएगा तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ कहता है हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल बताएं कि जिंदगी में अगर जीना है तो उसके लिए भी पैसा का जरूरत है, और
मतलब आसानी से मरना है तो उसके लिए भी पैसा की जरूरत है, और उसके बीच में जिंदगी चलाना है तो उसके लिए भी पैसा की जरूरत है। तो वही चीज कहता है कि बिजनेस कंडीशन जो है, बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? सबसे पहला चीज चाहिए वो है कैपिटल। और जितना भी कैपिटल आप अपने बिजनेस में लगाइए, हर बार आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा कम है कैपिटल, थोड़ा और माल मंगा लेते ना तो अच्छा होता है। फिर आप माल मंगा लीजिए, बिजनेस इतना लालची चीज है कि फिर आपको लगेगा अरे यार थोड़ा सा और पैसा बिजनेस में लगाता ना, ई माल भी मंगाता ना। मैंने कस्टमर को जाने नहीं देना है बिजनेस से, हर चीज आप अपने दुकान में रखना चाहते हैं तो कैपिटल चाहिए हर चीज रखने के लिए। जब कैपिटल चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो कैपिटल लाइएगा कहाँ से? कैपिटल तो फ्री में मिलता नहीं है ना, उसके लिए पैसा चाहिए। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी आपको पैसे की ही जरूरत होगी, और ये कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे तो आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और कुछ लोग इस कैपिटल फॉर्मेशन से इंटरेस्ट भी कमाते हैं। बैंक वगैरह जितनी संस्था है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसी संस्था है, वो सारी संस्था क्या करती है? इंटरेस्ट ही तो कमाती है। अरबों अरब रुपया, खरबों खरब रुपया वो लोन प्रोवाइड कराती है और उससे इंटरेस्ट कलेक्ट करती है। तो मनी जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ ग्रोथ। इंडेक्स ऑफ ग्रोथ, मनुष्य का जिंदगी जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके शारीरिक संरचना में भी विकास होता जाता है। उसी तरीके से एक देश का जो जो विकास होता है वो विकास निर्भर करता है उसके मनी फॉर्मेशन पर। आप जितने अमीर देश होंगे, आपकी पहचान विश्व के इंटरनेशनल मार्केट में उतनी अच्छी होगी। आप जितने गरीब देश होंगे, कोई देश आपको कर्जा भी देना नहीं चाहेगा। देश ये सोचेगा कि अगर हम इसको कर्जा दे देंगे तो इतना गरीब है कि मेरा लोन कब रिपेमेंट करेगा। आज भूटान को, अफगानिस्तान को, म्यांमार को, ये सब को कोई कर्जा नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? क्योंकि उसका इंडेक्स ग्रोथ है ही नहीं बढ़िया। ग्रोथ का जो इंडेक्स है वो बहुत बढ़िया नहीं है, उसके पास सरवाइव होने के लिए स्थिति नहीं है। अपने आप को वो सरवाइव नहीं कर सकता। कोई देश अगर उसको लोन देगा तो वो रिपेमेंट ऑफ लोन करने में बहुत मुश्किल करेगा। जब सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वैसी स्थिति में लोन कौन देगा? तो अगर आपका इंडेक्स, आपका क्वालिटी अच्छा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को मजबूत पाएंगे। अगर आपके पास वैल्यू ऑफ मनी गिर रही है, आपका मनी का वैल्यू अगर गिर रहा है, तो निश्चित है कि उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बुरे हालत में जा रहा है। अगर किसी देश का वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रहा है तो निश्चित है कि उस देश का इंडेक्स जो है, ग्रोथ का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। और अगर किसी देश का इकोनॉमिक कंडीशन देखिएगा कि वैल्यू ऑफ मनी कांस्टेंट है, स्टेबल है, वैल्यू ऑफ मनी स्थिर है, तो वैसी स्थिति में वहां पर आप देखिएगा कि वैल्यू ऑफ मनी अगर स्थिर है, कांस्टेंट है, तो भी उस देश की स्थिति सो एंड सो है, एवरेज आप कह सकते हैं, बहुत बुरी नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ मनी गिर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में आपका मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी को पता है? इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट होता है? कैन एनीवन से? आप $1 की तुलना में अपने मनी का वैल्यू करते हैं कि आपका इंडियन करेंसी का वैल्यू क्या है $1 की तुलना में। ठीक है, एक अमेरिकन डॉलर इक्वल टू आपका इंडियन करेंसी कितना रुपया है, इसी के तुलना में आप देखते हैं कि आपका वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रहा है या नहीं। तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक अमेरिकन डॉलर इक्वल टू आपका इंडियन करेंसी कितना रुपया होगा। जितना रुपया ये स्टेबल रहेगा उतना रुपया आप अच्छे रहेंगे, जितना रुपया ये डाउन होता जाएगा आपकी स्थिति इंटरनेशनल मार्केट में गिरती जाएगी और आपका जो ग्रोथ का इंडेक्स है वो डाउनफॉल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस बताता है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। मनी बिल्कुल हल्की चीज है, और अब तो ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में मनी हल्की क्या है, दिखाई भी नहीं देने वाली वस्तु है।
मनी अब तो दिखती भी नहीं है ऑनलाइन मार्केटिंग में। उसको आप फिजिकली, पहले तो जब धातु की मुद्रा होती थी तो ढालना पड़ता था, सिक्का पैकेट में झमक झमक आवाज करता था और ले आने में भी असुविधा होता था। फिर जब पेपर मनी आया तो पेपर मनी क्या हुआ कि ज्यादा पैसा होने से ज्यादा पैकेट मोटा लगता था। फिर क्रेडिट मनी आया, चेक ड्राफ्ट आया, वो भी कभी कभी अनसिक्योर्ड हुआ। और अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर तो कैपिटल के मोबिलिटी को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। कैपिटल अगर आपको ट्रांसफर करना है यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो बैंक की सहायता से आप कैपिटल को बहुत इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आइटम है, मैन है, मटेरियल है, मार्केट है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसको तो एक जगह से दूसरा जगह इतना आसानी से आप नहीं ले जा सकते हैं। मनुष्य तो थोड़ा जा सकता है गाड़ी की सहायता से, जमीन नहीं जा सकता है, मशीन नहीं ले जाने में थोड़ी कठिनाई होगी, बिल्डिंग नहीं जा सकता है, ये सब चीज नहीं जा सकता है। लेकिन कैपिटल जो है बड़ा इजी वे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। और ये कैपिटल कैसे बना है? कैपिटल बहुत चीज से बनता है, सिर्फ मनी से ही कैपिटल नहीं बनता है, लैंड से भी बनता है, बिल्डिंग से भी बनता है, फर्नीचर से भी बनता है। लेकिन कैपिटल का ये पार्ट जो मनी है, ये बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, इसमें मोबिलिटी है, ये इसीलिए लिक्विड माना गया है कि जिस कंडीशन में आप इसको चाहे ट्रांसफर कर दीजिए। कैश को जैसा रूप देना चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वालिटी बताया, रिमूवल फ्रॉम एविल्स ऑफ बार्टर सिस्टम। पहले के जमाना में जो बार्टर सिस्टम चलता था, उस बार्टर सिस्टम में होता क्या था, आप वस्तु दीजिए, कोई आपको दूसरी वस्तु देगी, आपको लगता था मेरा वस्तु ज्यादा चला गया, उसको लगता था मेरा वस्तु ज्यादा चला गया, बड़ा कंफ्यूजन होता था अपना वस्तु देने में, सबको मोह लगता था, माया लगता था कि हम ज्यादा वस्तु दे दिए, वो वस्तु कम दिया है। अब वो चीज की कठिनाई को अगर कोई मुक्त किया तो वो कौन मुक्त किया? वो मुक्त किया मनी। बार्टर सिस्टम को बिल्कुल रिमूव कर दिया मार्केट से, बार्टर सिस्टम बिल्कुल बाहर हो गया मार्केट से। और बार्टर सिस्टम के रिमूव होने के बाद अब आप हर चीज का वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए वैल्यू मेजरमेंट आप आसानी से कर सकते हैं कि अगर हम सब्जी खरीद रहे हैं तो 1 किलो आलू कितने रुपए में आएगा, उनको इन टर्म्स ऑफ मनी आप कहते हैं। अगर आप पुस्तक खरीद रहे हैं तो एक पुस्तक कितने रुपये में आएगा। अगर आप मिठाइयाँ खरीद रहे हैं तो 10 पीस मिठाइयाँ कितने रुपये में आएगी। हर चीज का मूल्यांकन रुपये में होने लगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम उसकी मिठाई कर देंगे तो अपनी गेहूं देंगे, या हम अपनी गेहूं देंगे तो वो अपना चावल देगा। ये बार्टर सिस्टम को रिमूव कर दिया और ये बहुत बड़ा आविष्कार है इकोनॉमिक कंडीशन में। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस बताता है, इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, अगर समाज में कुछ कल्याण का काम करना है तो समाज में कल्याण का काम करने के लिए पहले आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि पहले के जमाने में जितनी कंपनियां बिजनेस करती थी वो सारे कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने घर ले जाती थी। जितना भी प्रॉफिट हुआ, अरबों खरबों रुपया प्रॉफिट हुआ, उनके पैकेट में हो गया, मालिक का हो गया, कर्मचारी को सैलरी दिए, बोनस दिए, दैट्स ओवरऑल। सरकार ने इस रूल को बदल दिया। सरकार एक नई स्कीम लाई है, सुने होंगे आप लोग, CSR। ये वर्ड आप लोगों ने सुना है? CSR नहीं सुना है? CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जितने भी कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल है या नेशनल है, स्टेट लेवल की जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी अपनी प्रॉफिट अर्न की है उसका समथिंग 2% लगभग आपको अपने कल्याणकारी योजनाओं में उस क्षेत्र में खर्च करने पड़ेंगे। ये रूल है। अगर आपने 10 लाख रुपया कमाया है तो उसका लगभग 2% आपको उस एरिया में कल्याणकारी कार्य में लगाना पड़ेगा। जैसे आप कोई स्कूल के लिए बिल्डिंग दे सकते हैं, पुस्तक दे सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर दे सकते हैं। आप देखे होंगे कि जब कोरोना बहुत टॉप पर था तो बहुत सारी नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी आ रही थी हॉस्पिटल को मदद देने के लिए। कोई दवाइयाँ दे रही थी, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रहा था, कोई मास्क दे रहा था, कोई ग्लव्स दे रहा था। ये उसी CSR का परिणाम था। CSR के तहत आपको कल्याणकारी जब लोगों को जरूरत है जहाँ पर, वहां पर कर सकते हैं। बहुत सारा लोग पिछड़ा हुआ क्षेत्र में अगर कोई काम हो रहा है तो वहां पर भी कुछ कल्याणकारी योजना के तहत काम कर सकते हैं। तो अगर मुद्रा रहेगी तभी तो कल्याणकारी कार्य होगा। अगर मुद्रा ही नहीं रहेगी तो कल्याणकारी कार्य होगा कैसे? और जब कल्याणकारी सोशल वर्क होगा तो सोशल वर्क का बेनिफिट किसको मिलेगा? उस एरिया को मिलेगा।
कोई स्कूल खुल गया, कोई हॉस्पिटल खुल गया, कोई कॉलेज खुल गया, तो उस एरिया के लोगों को ना बेनिफिट मिलेगा, उस एरिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो उस हॉस्पिटल में काम करेंगे, उस स्कूल में काम करेंगे, उस कॉलेज में काम करेंगे, तो वहां उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो निश्चित है कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो देश डेवलप करेगा, क्योंकि जितना परचेजिंग होगा इकोनॉमिक कंडीशन उतना मजबूत होता है देश में। सिस्टम कहता है, इकोनॉमिक सिस्टम कहता है कि लोगों को परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, और जितना बार आप परचेज कीजिएगा निश्चित है कि सेलर को उतना बार प्रॉफिट होगा, और जितना प्रॉफिट होगा इकोनॉमिक कंडीशन उतना मजबूत होगा। लेकिन इतना भी परचेज मत कर लीजिए कि आप उधार की स्थिति में चल जाइए और कल होके पैसा देने के लायक भी आप नहीं बचिए, वैसा भी परचेज कभी मत कर लीजिएगा। ये लगभग ओवरऑल इंपॉर्टेंस था। अब उसके बाद इसका कुछ और इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक के एरिया में बता रहा है, इकोनॉमिक्स के एरिया में इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है। ये तो जनरल इंपॉर्टेंस था, इकोनॉमिक्स के एरिया में इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या चीज में बता रहा है वो समझ लीजिए। कंजम्पशन, कंजम्पशन में उपभोग, कोई भी कंज्यूमर जब सामान को कंजम्पशन करता है तो कंजम्पशन करने के लिए पहले उसको अपना परचेजिंग कैपेसिटी देखना पड़ता है कि जिस चीज का वो कंजम्पशन करने जा रहा है, उपभोग करने जा रहा है, क्या उसके पास उसकी परचेजिंग कैपेसिटी है, क्या वो उस चीज को खरीद सकता है, क्या उसके पास वो साधन है। तो ये साधन कहाँ से आएंगे, ये तो मुद्रा से ही पॉसिबल है। ये साधन जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुद्रा से ही पॉसिबल है। मनी आएगा तभी आप कंजम्पशन कर सकते हैं। तो कंजम्पशन करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। नेक्स्ट बोला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन विदाउट मनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये मैन, मशीन, मटेरियल कहाँ से आएंगे, वो मनी से ही आएंगे ना। मैन, मटेरियल, मशीन मनी से आएंगे तो वो सारा प्रोडक्शन मार्केट में जाएगा। तो मैन, मटेरियल, मशीन ये सारा चीज आएगा मनी से, और वो सब चीज मिलकर जब बन जाएगा तब वो मार्केट में जाएगा। तो प्रोडक्शन करना तो उसके लिए आपको मनी की जरूरत होगी। नेक्स्ट है एक्सचेंज के एरिया में। एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर आप वस्तु का उत्पादन कर लिए तो सिर्फ उत्पादन करना ही अंतिम स्थिति नहीं है, उसको एक्सचेंज करके, कम्युनिकेट करके उसको दूसरी जगह पर भिजवाइए, मार्केट में उसको पहुंचाइए। चाहे वो आपका स्टेट लेवल का मार्केट हो, चाहे लोकल लेवल का मार्केट हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, उस मार्केट में पहुंचाइएगा तभी तो वो बिकेगा। प्रोडक्शन करके रख देना और उसको नहीं बेचना तो ये बिजनेस ग्रोथ का संकेत नहीं है। तो मार्केट में भी ले जाने के लिए आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका राजस्व। राजस्व वर्ड सुने आप लोग कहीं पर, राजस्व वर्ड नहीं सुने? हाँ, राजस्व जो गवर्नमेंट के द्वारा आप, गवर्नमेंट को जो आप पेमेंट करते हैं और गवर्नमेंट उससे खर्च करती है। गवर्नमेंट इतना इतना पैसा खर्च करती है रोड बनाने में, हॉस्पिटल चलाने में, ब्रिज बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, इतना कल्याणकारी और रैंकिंग नॉन रैंकिंग खर्च कर रही है। ये सरकार कहाँ से करेगी, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। वो पैसा सरकार टैक्स से कलेक्ट करती है, वो पैसा सरकार लोन से कलेक्ट करती है। बहुत सारा सोर्स है, बजट को आप ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि पैसा सरकार कहाँ से कलेक्ट करती है और कहाँ कहाँ खर्च करती है। बजट भी एक ऐसा चीज है जहाँ पर सरकार अपने पूरे आय व्यय का ब्यौरा देती है कि हमारे भविष्य में आय करने के कहाँ कहाँ से सोर्सेस होंगे, कहाँ कहाँ से हम अपना इनकम कलेक्ट करेंगे, चाहे वो टैक्स लगा के करेंगे, चाहे वो हम लोन लेके लेंगे, चाहे जिस तरीके से भी होगा वो टैक्स लेके हम फिर कहाँ कहाँ पेमेंट करेंगे, वो भी सरकार को बताना पड़ता है बजट में। तो जिस तरह से सरकार का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पहले मनी चाहिए। मनी होगा तभी वो पूरा मनी का सही सलामत सही ढंग से खर्चा कर पाएगा। तो ऑल आर इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ मनी। ये सारी बातें जो हुई वो सारी मनी के एडवांटेजेस थे और उसके इम्पोर्टेंस थे।